अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हिना असद के कलम से तहरीर करदा नावल दिल मुस्तर तेरी मदहोशी के एपिसोड नंबर 2 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। पूरे 8 बजे वो अपनी मतलूबा मंजिल पर पहुंच चुकी थी। वो आलीशान इमारत अपनी मिसाल आप थी, जिसकी बैरूनी मंजर पर शीशे दिखाई दे रहे थे। उसके बाहर बड़ा सा सयाल इंडस्ट्रीज का बोर्ड लगा देखा तो गहरा सांस लेते हुए बिल्डिंग में दाखिल होते ही इंसानों के एक हजूम ने उसका इस्तकबाल किया। कुछ लोग अपने कामों में मसरूफ थे, जबकि कुछ इधर उधर फिरते हुए नजर आ रहे थे। उनके आला तरीन कपड़ों से उनकी हैसियत का अंदाजा बखूबी हो रहा था, मगर नूर ने बाएतमाद तरीके से इर्द गिर्द का जायजा लिया। फिर रिसेप्शन की तरफ बढ़ गई, जिसके दूसरी तरफ मौजूद लड़की के चेहरे पर मेकअप की एक दबीज चादर चढ़ी हुई थी। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? लड़की के चेहरे के साथ साथ आवाज़ में भी मगरूरियत और चिड़चिड़ापन था। जी वो मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, उसने हिम्मत करके जवाब दिया। ओह पुअर गर्ल, इंटरव्यू में सेलेक्ट होना बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए मिस अबाया। उसने अपने लेयर्स कट बालों को शानों से झटक कर उसे तमस्खराना अंदाज में देखते हुए कहा। जी, उसने नासमझे से आंखें फैलाईं। 11th फ्लोर पर सीधे जाकर राइट साइड की तरफ मुड़ जाना। वैसे पता भी है किस सीट के लिए इंटरव्यू देने आई हो? वह तंज़ी अंदाज में हंकारा भरकर बोली। नूर ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। कौन सी? उसने बिलाकर पूछ ही डाला। सयाल कंस्ट्रक्शंस के मालिक की पर्सनल असिस्टेंट की। ओके थैंक्स, ना चाहते हुए भी नूर ने उस नकचड़ी रिसेप्शनिस्ट का शुक्रिया अदा किया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। राहदारी के आखिर में लिफ्ट को देखकर सुकून की सांस उसके सीने से खारिज हुई। उसके बटन दबाती लिफ्ट का दरवाज़ा धीरे से खुला। लिफ्ट बंद होने से पहले ही वो जल्दी से अंदर घुस गई और 11वीं मंजिल पर जाने के बटन तलाश करने लगी। बटन मिलते ही उसने प्रेस किया तो लिफ्ट की हरकत में आती उसे अजीब किस्म की घबराहट होने लगी। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। अजीब से एहसासात थे। बज़ाहिर तो वो खुद को बहुत बाएतमाद जाहिर कर रही थी, लेकिन जितनी भी बातें उसने अब तक सयाल कंस्ट्रक्शंस के ऑनर के बारे में सुन ली थी, उसके दिल में अपने आप की ही डर पैदा हो रहा था। लिफ्ट के रुकते और दरवाजे के खुलते ही वह जल्दी से बाहर आई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। सामने एक लंबे कितार में कई उम्मीदवार बैठे थे, जिन्हें देखकर उसने सर झटका था। इतने लड़के और लड़कियां थीं, फिर उसे ही क्यों चुना जाता? मायूसी के आलम में सोचती हुई वो सबसे आखिरी खाली चेयर पर बैठ गई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। काफ़ी देर तक सब उम्मीदवारों का इंटरव्यू चलता रहा था, मगर अभी तक उसकी बारी नहीं आई थी। वो बेचैनी से अपनी फाइल पर नजरें टिकाए खुद का एतमाद बहाल कर रही थी। अचानक उसका नाम पुकारा गया तो वो अपनी जगह से उठकर अंदर की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खटखटाने पर इजाज़त मिली तो वो अंदर दाखिल हुई। कुर्सी खाली थी, जबकि कुर्सी का मालिक खिड़की की तरफ रुख किए खड़ा था कि वो उनका चेहरा नहीं देख पाई। नूर ने नजरें उठाकर अपने चारों तरफ देखा। ये एक आलीशान ऑफिस था, जिसकी हर शय कीमती और खूबसूरत थी। दीवारों पर सजी पेंटिंग से लेकर दीवारों से लगे सोफे और टेबल तक, दबीज शीशों की खिड़कियों के आगे लगे वेलवेट के भारी पर्दे से लेकर ऑफिस टेबल और उस पर रखा लैपटॉप, पेन, नोटपैड से लेकर चेयर और दरवाजे तक अपनी उम्दगी का मुंह बोलता सबूत थे। अचानक वो मुड़े और आकर अपनी रिवॉल्विंग सीट संभाली। वो 50-55 के लगभग एक सोबर सा शख्स था। ग्रे कलर के 3 पीस सूट में मलबूस चेहरे पर नर्म तासुरात सजाए। रूम में पहले एक और शख्स मौजूद था। 2 खाली सीटों में से एक पर वो बैठा था। वो था अज़्म, जो तकरीबन 7 सालों से उनके साथ काम कर रहा था, जिस पर वो अपनी आंखें बंद करके अंधा एतबार करते थे। और उसने भी यहाँ जगह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसका मेहनती अंदाज ही था, जिसकी बदौलत सवाले सयाल उसकी जानिब मुतवज्जह होते थे। अभी भी वो मुकम्मल तवज्जो से उनका दिया गया काम मुकम्मल कर रहा था। अज़्म बेटा, प्लीज़ वो फाइल ले आएँ जिसका अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे जिक्र किया था। वह संजीदगी से उसे कहते अपने मोबाइल पर आने वाली कॉल की सिमत मुतवज्जह हो गए और सामने खड़ी हुई नूर को खाली सीट पर बैठने का इशारा किया। अज़्म एक सरसरी सी नज़र नूर पर डालकर बाहर निकल गया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। सवाले सयाल साहब की तबीयत खराबी की बदौलत एमर सयाल ने ही उनके बिजनेस को आगे बढ़ाया था, तभी आज वो कामयाब बिजनेसमैन की सूरत में सबके सामने उभर कर आया था। दुनिया की जानी मानी कंपनियों में उनकी कंपनी का शुमार होता था। वह धीमी चाल चलती सीट तक पहुंची। वो कुर्सी पर बैठकर चेहरा झुकाए पूरी तवज्जो से शायद कोई फाइल तलाश करने में बिल्कुल मसरूफ हो गए। यहाँ तक कि उन्हें इर्द गिर्द का कोई होश नहीं रहा। उनकी पेशानी पे पड़ी शिकने उनके मस्तरब अंदाज को जाहिर कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम सर। नूर ने अदब से सलाम किया तो वह हैरत ज़दा नज़रों से उसे चौंक कर देखने लगे। इंटरव्यू में आए इतने उम्मीदवारों में से ये वो वाहिद लड़की थी जिसने सबकी तरह गुड मॉर्निंग के बजाय उन्हें सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम।
पलट कर जवाब देते वो अपना काम छोड़कर उस लड़की पर नजरें जमा कर, जाने क्यों मगर साले सयाल को उसके लहजे में रख रखाव और भूरी आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आई थी। हैव अ सीट प्लीज़, उनके कहने पर वो सीट पर बैठ गई। ये मेरी फ़ाइल सर। नूर ने उनकी खामोशी पर अपनी फ़ाइल उनकी जानी बढ़ाई तो वो उसकी फ़ाइल देखने लगे। तजुर्बा 0 था, हाँ, मगर पढ़ाई में बहुत अच्छा रिकॉर्ड था। MBA की डिग्री होल्डर थी। आपने इससे पहले किसी कंपनी में काम नहीं किया है? उन्होंने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। हाल ही में मेरी तालीम मुकम्मल हुई है। मैं अपने करियर की शुरुआत इस कंपनी से करना चाहती हूँ, ठंडे ठार बाएतमाद अंदाज में उसने कहा। इस सीट के लिए तजुर्बा दरकार है। आपको यहाँ आने से पहले इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए था। तजुर्बे के बगैर तो मैं भी नहीं रख सकता। वो उसकी फ़ाइल का जांचती नज़रों से जायज़ा ले रहे थे कि अचानक उनकी नज़रें उसके नाम पर पड़ी, जहाँ जली हरूफ में हाले नूर और वालिद के नाम के सामने आबिद अली दर्ज था। पहले तो वो चौंक गए, फिर मुबहम सा मुस्कुराए। उनकी आंखों की चमक बढ़ गई, मगर नूर उनकी मुस्कुराहट नहीं देख सकी। किस्मत आजमाने आई हूँ, जॉब मिल गई तो भी अच्छा लगेगा, नहीं मिलेगी तो कहीं और ट्राई कर लूँगी। वैसे जब तक आप मुझे काम करने ही नहीं देंगे तो तजुर्बा कैसे होगा? नूर ने पुरसकून अंदाज में कहा। लाइए दीजिए मेरी फ़ाइल, नहीं रखना तो कोई बात नहीं, उसने दिल कड़ा कर कहा। हालांकि वह अंदर से खूब दिल बर्दाश्ता हुई थी। चलती हूँ, वक्त देने के लिए शुक्रिया, संजीदा से लहजे में कहती वो मुड़ी थी। मेरा नाम सालेह सयाल है। अपने पीछे से आती आवाज़ पर वो रुकी और फिर पलटी। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? उन्होंने अबरूज खाकर पूछा। नहीं। नूर ने गौर से उनका सरतापा जायज़ा लिया, फिर नफ़ी में सर हिलाया। याद करो, मैं और आपके बाबा बहुत अच्छे दोस्त थे। बचपन में मेरे बेटे एमर सयाल की आपसे शादी हुई थी। मैंने आपको वो तस्वीरों वाला लॉकेट भी गिफ्ट किया था। क्या अभी आपके पास वो लॉकेट मौजूद है? और आबिद कैसा है? बहुत तमन्ना है उससे मिलने की दिल में, बताओ मुझे उसके बारे में। उन्होंने फरते मसरत से उस पर सवालात की बौछार कर दी। हाले नूर तो बौखला कर रह गई उनके ढेर सारे सवालात और इंकशाफात पर। उसने गौर से उनका चेहरा देखा, उसे धुंधला धुंधला सा सब याद आने लगा। अचानक उसका हाथ उसकी गर्दन पर गया, जहाँ अभी भी वो लॉकेट मौजूद था, मगर वो उसे हमेशा कपड़ों के नीचे छुपाए रखती थी। बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको गुजरे 4 साल हो गए हैं। वो नम आंखों से बोली। उसके बाबा का जिक्र शुरू हुआ तो उन्हें याद करके उसकी आंखें नम होने लगी। ओह नो, उन्होंने गहरा सांस लिया। उन्हें बहुत बड़ा धचका लगा था अपने दोस्त की मौत की खबर सुनकर। वो सख्त आबदीदा हो गए। कैसा दोस्त हूँ, बिजनेस के बखेड़ों में ऐसा उलझा कि अपने दोस्त की खबरगिरी न कर सका, न उसके आखिरी वक्त में उसका साथ दे सका। वो अफसुर्दगी से बोले। बस अचानक कि उन्हें हार्ट अटैक आया और उस बीमारी से जांबड़ ना हो सके। हाले नूर ने रंजीदा लहजे में कहा। भाभी और बाकी बहनें ठीक हैं? जी, वो आहिस्तगी से बोली। वो उन्हें हमना की बीमारी के बारे में चाहते हुए भी बता नहीं सकी। उसे लगा कि शायद वो उनको इसलिए बता रही है कि वो उनसे मदद लेना चाहती है। वो चुप रही। उसे अपनी इज्जत और अना बहुत अजीज थी। तभी उसे लगा कि शायद वो उनको इसलिए बता रही है कि वो उनसे मदद लेना चाहती है। वो चुप रही। उसे अपनी इज्जत और अना बहुत अजीज थी। तभी अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। उनके ऑफिस से बाहर निकलने वाली ही थी कि बेटा जी, आपको जाने की बहुत जल्दी है शायद, मगर याद रखिएगा कि लेटर के बगैर अब अपनी नई पोस्ट संभाल नहीं सकती। सालेह सयाल ने मुस्कुराते हुए कहा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। वो उनकी बात पर नासमझी से एकदम पलटती हुई उनकी बात समझने की कोशिश करने लगी। फिर जब बात समझ में आई वो उनकी बात पर नासमझी से एकदम पलटती हुई उनकी बात समझने की कोशिश करने लगे। फिर जब बात समझ में आई तो उसके नकाब में से दिखाई देती कान सी आंखों की पुतलियां हैरत से दो चंद हुई। आप मुझे ये जॉब दे रहे हैं? हाले नूर ने हैरत ज़दा आवाज़ में पूछा। ऑफ कोर्स बेटा जी, आप मेरे पास इतने अरसे के बाद आई हैं और मैं आपको खाली हाथ लौटा दूँ? ऐसा भला हो सकता है? जाते हुए अपना इशू लेटर लेकर जाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका, हाले नूर ने फरते मसरत से लबरेज लहजे में कहा। 1 मिनट रुकिए बेटा जी, वह अचानक कुछ याद आने पर बोले। वैसे तो ये कंपनी ही मेरी बहू कम बेटी की है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप यहाँ काम करें मुलाजमीन की तरह, लेकिन अगर मेरी बेटी की ख्वाहिश इसी में है तो ऐसे ही सही। वो अपनी जगह से उठे और चलते हुए उसके पास आए, फिर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। हाले नूर ने तशक्कुर अमीज़ अंदाज में सर उठाकर उन्हें देखा, जो उसे देखकर मध्यम सा मुस्कुरा रहे थे। मैं पहले बिजनेस संभालता था, मगर जब से एमर अमेरिका से अपनी बिजनेस की डिग्री लेकर आया है, वही सारा बिजनेस संभालता है। आज उसे अपने किसी टेंडर के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा, इसीलिए वो मुझे आज ऑफिस आने की ताकीद करके गया था। बहुत अरसे के बाद आज मैंने भी ऑफिस का चक्कर लगाया, बकौल तुम्हारे शौहर के कि एक दिन भी वर्कर्स के सर पर ना बैठो तो ये काम चोर बन जाते हैं। वो उसके नज़रिए के बारे में बताकर खुद ही मुस्कुराए। तुम्हारे शौहर कहने पर हाले नूर का चेहरा अनजाने एहसास से तमतमाने लगा।
जब से होश संभाला था उसने हर रोज़ अपनी गर्दन में मौजूद लॉकेट में अपने साथ उसे देखा था। वो तो बहुत पुरानी तस्वीर थी, अब ना जाने कैसे दिखाई देती होगी। उसने दिल में सोचा, जैसे बचपन में नकचड़ा था, हर वक्त मुंह फुलाकर रखता था, मुझे देखते ही नजरें फेर लेता था, कि अब भी वैसा ही होगा। उफ, हाले नूर, तू भी क्या सोचने लगी, वो भी उस जगह पर। उसने खुद को डपटा और सोचों से निकलकर सामने मौजूद साले सयाल को देखा जिन्होंने कितने शफीक अंदाज में उससे बात की थी। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको नावल की सेकंड एपिसोड? मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।